हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है थोड़ी देर का हम सफ़र। और इस कहानी के लीड रोल में है सुष्मिता नाम की एक लड़की। तो चलिए ये कहानी सुष्मिता के नज़रिए से सुनते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। प्रेम एक कोमल एहसास है जो इंसान को आपदा मस्तक बदल देता है। जब प्यार हासिल हो जाता है तो दुनिया रंगीन हो जाती है, जीवन स्वर्ग बन जाता है। प्रेम को प्राप्त करना सौभाग्य की बात है, पर कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनका प्रेम मिल पाता है। प्रेम का दूसरा रूप और भी है जिसका नाम है वियोग। बिछड़ना भी होता है कभी कभी प्रेम में। यह टिस ऐसी होती है जिसमें न तो प्रेम को भुलाया जा सकता है और हासिल भी नहीं हो पाता। यह जीवन भर का दर्द दे जाता है। गर्मियों की शाम थी। मैं मम्मी पापा के साथ छत पर शाम की चाय पी रही थी। तभी फ़ोन आया। मम्मी ने रिसीव किया। दिल्ली से दीदी का फ़ोन था। मम्मी से कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सुष्मिता को कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए। मम्मी ने भी दीदी से कह दिया, तू चिंता न कर, मैं सुम्मी को तेरे पास भेज रही हूँ। मम्मी प्रमिला दीदी को पम्मी कहती थी और मेरे सुष्मिता नाम को संक्षेप में सुम्मी रख दिया था। फिर मम्मी मेरी तरफ घूमकर बोली, सुन, तेरी छुट्टियाँ चल रही है इस समय। पम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तू थोड़े दिनों के लिए उसकी मदद करने के लिए उसके पास चली जा। यह सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गई। मैं भी कहीं घूमने जाना चाहती थी, मगर ऊपर से मैंने कहा, नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है जाने को। सुनकर वे नाराज़ होने लगी। यह कोई बात हुई? जब उसे ज़रूरत है तो नहीं जाएगी, और फिर जब ज़रूरत नहीं होगी तो अपने आप घूमने के लिए जाएगी। यह तो मतलबीपन की बात हो गई। वह सोचेगी हमारा कोई है ही नहीं। चलो आप कहती है तो फिर ठीक है। मन ही मन मैं प्लानिंग करने लगी। चलो कुछ दिन अच्छे बीतेंगे, कम से कम थोड़ा बदलाव आएगा। थोड़ी बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, इसके लिए बुक्स ले जाऊँगी। अब सारी तैयारी करने लगी थी। ढेर सारी ड्रेसेस, बुक्स रख कर मैं रवाना हुई। पापा ने रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढकर मुझे मेरी सीट पर बिठाया और अब निर्देश दे रहे थे, अभी भी मुझको छोटी बच्ची ही समझते हैं। दिल्ली पहुंचने पर जीजा जी मुझे लेने जाएंगे। फ़ोन से ट्रेन में बैठने की सूचना दे दी थी। अब ट्रेन छूटने का समय हो गया था। पापा ट्रेन से उतर गए थे और पहुंचते ही सूचना देने को कह रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। बरेली स्टेशन छूटने लगा था। तभी चलती ट्रेन में एक युवक चढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, पर अब ट्रेन पकड़ने का सुकून था। वह बहुत ही हैंडसम था और उसने काली सफ़ेद प्रिंट वाली हाफ बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी जो उस पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसने मेरी सीट पर अपना बैग रख दिया। मैंने उससे कहा, मिस्टर, यह मेरी बर्थ है, अपनी बर्थ देखिए। फिर सामने वाली महिला पैसेंजर से बोली, आराम से लोग घर में बैठ रहते हैं, जब ट्रेन स्टेशन पर जाती है तब उन्हें याद आता है। मैंने कन्नेखियों से देखा, उसके चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। एक्सक्यूज़ मी, आगे मैं सीट पर अरेंजमेंट कर लूँगा, आपको तकलीफ़ नहीं दूँगा। मेरे चाचा दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। घर से समय से ही चला था, पर कुछ चीज़ छूट गई थी, इसलिए दोबारा वापस आ गया, इसलिए देर हो गई। उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया था। उसकी सभ्यता से भरी बात से मुझे अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपनी शर्मिंदगी का निस्तारण किया। सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, वह मुस्कुराया। उसकी डिंपल वाली मुस्कान बहुत प्यारी थी। मेरा नाम दीपक है, उसने बताया। मेरा नाम सुष्मिता है, मैंने भी उसे अपना परिचय दिया। तभी टिकट चेकर आ गया और उसने टिकट दिखाने को कहा। उसने टिकट दिखाया और अपनी परेशानी बताकर बर्थ दिलाने को कहा। टीटी ने रुपये लेकर मेरे सामने ही
अपर बर्थ उसे दिला दी। उसने अपना बैग उठाकर उस पर रखा और आराम से उसका तकिया लगाकर लेट गया। उसने एक बुक निकाल ली। वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो गया। मैंने भी एक पत्रिका निकाली थी और उसमें मन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा मन नहीं लगा। मैं उसके बारे में सोच रही थी। अब मुझे उसकी किताब पढ़ने पर गुस्सा आ रही थी। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे कुछ बात करता, पर वह मेरा लगता क्या है? क्या यह मेरा पहली नज़र का प्यार था? जब से वो आया था मेरा दिमाग लगातार उसी में उलझा हुआ था। मैंने फिर उसकी तरफ निगाह दौड़ाई तो मैं चौंक पड़ी और मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। वह किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था। किताब के पीछे से उसकी आंखें मुझे लगातार देख रही थी। वह लगातार मेरी तरफ ही देखता रहा था। मैंने अनजान बनते हुए अपनी पत्रिका रख दी और सोने का प्रयास करने लगी, पर इतने शोर शराबे में नींद कहाँ आने वाली थी। आधी रात आते आते ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वह उतरा और जब वो आया तो वह स्टेशन से ढेर सारी खाने की चीज़ें ले आया था। मेरे पास वह आकर बोला, यह सामान ज़रा पकड़िए, मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं पानी ले आऊं? उसने इतनी जल्दी कहा था कि मैं कुछ सोच समझ भी नहीं पाई। उसने सामान मुझे पकड़ाया और वापस पानी लेने के लिए चला गया। मेरे पास पानी की एक बोतल थी। उसका पानी खत्म हो चुका था। मैं पानी लेने आना चाहती थी, पर मैं नहीं गई। मैं उससे कहना चाहती थी कि प्लीज़ मेरे लिए भी पानी ले आना। शायद यह टेलीपैथी का काम था। उसने आकर पानी की बोतल मुझे पकड़ाई और मैंने भी उसे बिना नानुकुर किए थाम लिया। मैंने उसके पैकेट्स उसको वापस कर दिए। वह मुझसे चाय और समोसे लेने लगा। मैंने मना किया तो वह बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से कहने लगा, चुपचाप ले लो, तुम्हारे लिए मैं लेकर आया था। मैंने चाय और समोसे ले लिए हैं। वह बर्थ पर बैठ गया। वह चुपचाप चाय पीने लगा। मैं भी चाय पीने लगी। समोसे भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। उसने मुझसे पूछा, आप दिल्ली जा रही हैं? मैंने कहा, हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर बीमार है, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। मैं भी उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर संकोच के कारण नहीं पूछ पाई। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। इस समय बाहर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर ठंडी ठंडी आती हुई हवा के झोंकों से मेरे बाल उड़ रहे थे, मेरे चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें मैं पीछे कर रही थी। वह बार बार फिर मेरे चेहरे पर आ रहे थे। थोड़ी देर वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे कुछ असामान्य सा लगने लगा। फिर वह अपनी बर्थ पर जाने लगा। जाते जाते धीरे से एक बात कह गया, एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। अपनी किताब से तो मैं बोर हो गया हूँ। अपनी पत्रिका मुझे भी थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए दे दीजिए। बिना कुछ बोले मैंने उसे अपनी पत्रिका दे दी। मेरी पत्रिका लेकर वह अपनी बर्थ पर चला गया। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। सवेरे नींद खुली तो वह पहले से ही जाग कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर हंस कर बोला, बाप रे बाप, आप तो इतने शोर में भी बड़े आराम से सो सकती है। थोड़ी देर में हमारी मंजिल आ गई थी। हम दोनों ट्रेन से उतरे और मैं स्टेशन पर बैठ कर जीजा का इंतज़ार करने लगी। वह चल दिया। जाते जाते वो मुड़कर मुझे देख रहा था। मुझे भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने साथ साथ मेरा दिल भी ले जा रहा है। मेरे मन में आ रहा था कि काश एक बार वह लौट कर आ जाए। मेरे मन में उदासी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि वह लौट आए, और वह मुड़ा वापस मेरी तरफ आने लगा। पहले तो मैं उसके वापस आने के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और जब वह मेरे पास वापस आ रहा था तो मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं वह आकर मुझसे क्या कहेगा। अब मैं धड़कते दिल से उसके अगले कदम की
प्रतीक्षा कर रही थी। वापस क्यों आ रहा है? वो मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, सॉरी सुष्मिता जी, मैं आपकी पत्रिका भी अपने साथ लिए जा रहा था। वह पत्रिका निकालकर मुझे देने लगा। मैं उसकी डिंपल वाली स्माइल को देख रही थी और मन ही मन में कह रही थी, मेरा दिल भी तो तुम अपने साथ लिए जा रहे हो। पर यह शर्म भी बड़ी अजीब चीज़ है, अपने मन की नहीं करने देती। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा था वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और यह तो बहुत ही बड़ी बात है, यह कहना तो असंभव बात थी। कहाँ खो गई आप? दीजिए अपनी पत्रिका, उसने मुझसे कहा। और एक बार फिर वही स्माइल। फिर वह मुड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कुछ छूट गया था। मैं लगातार उसके बारे में सोच रही थी। थोड़ी ही देर में जीजाजी आ गए। मैं उनके साथ चल दी। स्टेशन के बाहर आकर मैं कार में बैठ गई। अभी भी मेरी आंखें उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, दीदी आकर मुझसे लिपट गई और बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर में नाश्ते का ढेर लगा दिया। मैंने कहा, बस करो दीदी, मुझे क्या राक्षस समझ लिया है? सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके बाद दीदी सारे समय मेरे साथ ही रही। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी कि बिस्तर पर ही पड़ी रहती। रात को घर परिवार की ढेर सारी बातों के बीच अचानक उन्होंने पूछा, सुम्मी, मैं एक बात देख रही हूँ, तू जब से आई है तेरे अंदर वह पहले वाली खुशी नहीं है। क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, बस थकावट है। यह कहकर मैं सोने का बहाना करने लगी। इसके बाद कई दिन बीत गए। जिंदगी अपने रूटीन पर दौड़ रही है, पर एक कसक थी जो बराबर दिल को टीसती थी। पूरे दिन काम करते समय, कहीं बाहर जाते समय, रात में सोते समय डिम्पल्स की स्माइल वाला चेहरा सामने ही आ जाता था। कुछ दिनों बाद दीदी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही थी। इस बार मेरे भी वहाँ होने के कारण दीदी बहुत खुश थी। इसी वजह से पार्टी करना चाहती थी। बड़े ही उत्साह से खरीदारी चल रही थी। प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे क्या होगा। हर समय उसी बात पर लंबी बहस चलती थी कि कौन कौन सी डिश होनी चाहिए, किस ढंग से, कहाँ पर कैसा इंतज़ाम होना चाहिए। बड़ी सावधानी से हर काम करते करते आखिरकार वो दिन आ रही थी। दीदी के बंगले के बड़े से लॉन में पार्टी की तैयारी की गई थी। सभी मेहमान आने शुरू हो गए थे। कुछ जीजा के खास मेहमान थे जिनका वह मुझसे भी परिचय करा देते थे। आज दीदी की जिद की वजह से मेरी एक नहीं चली। उन्होंने ब्यूटी पार्लर से अपने साथ साथ मेरा भी मेकअप करवाया था। डार्क ब्लू साड़ी और स्लीवलेस बाजू, डीप बोट नेक ब्लाउज, मैचिंग हार, झुमके में जितने भी मुझे देखा ठगा सा रह गया। प्रशंसा भरी नज़रों को मैं अपने शरीर में चुभता सा महसूस कर रही थी। मुझे हल्की हल्की घुटन हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ से हटकर आगे बढ़ी। और तभी जो अगला मेहमान आया, उसने लॉन में नहीं, जैसे सीधे मेरे दिल में कदम रखा था। ऐसा लगा जैसे शायद मुझे भ्रम हो रहा था। मैंने आंखें मल कर देखा, नहीं, वहम नहीं था, वही आ रहा था। डिम्पल्स वाली मुस्कान सजाए दीपक आ रहा था। उसके हाथ में फूलों का बुके था। उसने आकर दीदी और जीजा को बुके पकड़ा दिया। जीजा जी ने मुझसे कहा, सुष्मिता, इनसे मिले, यह मिस्टर दीपक है। और दीपक की जैसे ही मुझ पर निगाह पड़ी, वह मुझसे भी ज़्यादा जोर से चौंका। सुष्मिता जी, आप? दीदी की तीखी निगाहें मेरा एक्सरा करने लगी। क्या तू इसे जानती है? ज़्यादा नहीं दीदी, ये मुझे आते समय ट्रेन में मिले थे। दीदी किसी कुशल डॉक्टर की तरह हमारे चेहरे और भावों का निरीक्षण कर रही थी। अभी तक जो मुझे घुटन लग रही थी, वह कहीं उड़न छू हो गई। अब पार्टी मुझे बहुत ही रंगीन लगने लगी। खुशियों के सारे रंग पार्टी में उतर आए थे।
अब मेरी बात बात पर हंसी दीदी को चौंका रही थी। मेरे शरीर में अजीब सी चुस्ती फुर्ती आ गई थी। अब मैं सभी लोगों से खुश होकर मिल रही थी। दीदी मेरे इस परिवर्तन को देखकर हैरान थी। दीदी ने मेहमानों को यह बताकर मेरी आफत कर दी थी कि सुष्मिता गाना बहुत अच्छा गा लेती है। मेहमानों ने मुझसे अनुरोध किया पर मैं संकोच के कारण गा नहीं पा रही थी। दीपक ने मुझसे आकर कहा कि गा दीजिए ना प्लीज़। एक नज़र मैंने उसकी ओर डाली और मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे ही गाना खत्म हुआ तालियों की गड़गड़ाहट से लॉन गूंज उठा। इसके बाद खाना पीना और फिर दीपक के साथ डांस। आज मेरी और दीपक की जोड़ी पार्टी में छा रही थी। देर रात तक पार्टी चली, फिर पार्टी खत्म हुई। दूसरे दिन सवेरे बहुत देर तक सोती रही। जब मैं उठी तो देखा कि दीदी ने नाश्ता तैयार कर लिया था। मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। जैसे ही मैं आई वो कहने लगी, तू तो बहुत बड़ी झूठी है, मुझसे तू कब से बातें छुपाने लगी है। मैंने कहा, कौन सी बातें? वही जो तेरे मन में है, बोल, है ना, है कि नहीं। वह मेरे सामने बैठकर ठीक मेरे मुंह के सामने ऐसे रिएक्ट करने लगी तो मुझे हंसी आ गई। देख आ गई ना बात सामने। अगर झूठ होती तो तू मेरी आफत कर देती। मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ। बता, दीपक को कब से जानती है? कहाँ मिला था तुझे? कहीं नहीं दीदी, ट्रेन में मिला था मुझे। बस उतने से सफ़र में साथ रहा। थोड़ी देर का हम सफ़र था वह। हमने तो ज़्यादा बात भी नहीं की। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह क्या करता है, कहाँ रहता है। उसने तो सिर्फ यह बताया था कि मैं दिल्ली में अपने चाचा को देखने जा रहा हूँ, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। पूरी बात सुनने के बाद दीदी ने अजीब सा रुख अख्तियार कर लिया। वो जब दीपक के बारे में कोई बात नहीं करती थी, न पूछती थी। मैं सोचती थी कोई भी उसकी चर्चा करे तो इसी बहाने मुझे उसका नाम सुनने को मिले, पर दीदी के अलावा और उसकी बात कौन करता। और यह थी कि जैसे उसका नाम लेना ही भूल गई थी। अब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही एक उदास शाम को दीदी ने कहा, सुम्मी बढ़िया सा नाश्ता बना कर टेबल को सजा दे। मेरी चचेरी ननद का देवर आया है तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया। यहाँ वहाँ भी आएगा, आर्मी में है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। मुस्कुराकर बोली, क्या पता तेरी बात बन जाए। एक्चुअली मैंने उसका फ़ोटो और डिटेल्स मम्मी पापा को भी भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें तो पसंद है, पर सुम्मी को भी पसंद हो तो ठीक रहेगा। आज शाम का नाश्ता फिर खाना वह यही खाएगा। तू ऐसा कर ले, थोड़ा तैयार हो जा। मुझे दीदी की बात पर बहुत गुस्सा आया। मुझे पता भी नहीं है और उन्होंने इतना प्रोग्राम फैला डाला, कहीं नाराज़ ना हो जाए। यह सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं, बस तैयार हो गई। तभी कॉल बेल बजी। दीदी ने कहा, ज़रा दरवाज़ा खोल दे, लगता है कि तेरे जीजा जी आ गए। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो आश्चर्य से मेरे मुंह से निकला, तुम। सामने दीपक खड़ा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा। तो क्या यही दीदी का मेहमान था? इसी की बात और डिटेल्स दीदी ने मम्मी पापा को भेजी थी। इसी से मेरे रिश्ते की बात करने वाली है वह। मैं खुशी से बेहोश होते होते बची। फिर वह शाम कितनी हंसी खुशी से बीती यह बताना भी मुश्किल है। दीदी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, बोल रही थी, मेरी चॉइस कैसी है। मैं दौड़कर दीदी के गले में लिपट गई और बोली, आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है और आप भी अच्छी हैं। मुझे दीदी पर बहुत प्यार आ रहा था। वह थोड़ी देर का हमसफ़र मेरे हमसफ़र भर जीवन भर हमसफ़र बनने वाला था। यह सोचकर मैं बहुत रोमांचित थी। दीदी ने उससे कहा कि सुम्मी को दो एक जगह दिखा दो, इसके जीजा को फुर्सत नहीं मिलती है, यह बैठे बैठे उब रही है। दीपक झट से तैयार हो गया। रात में जब वह जाने लगा तो दीदी बोली, सुम्मी जा दीपक को छोड़कर आ,
मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने चली गई। जाते जाते उसने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी दीदी मिल गई। एक्चुअली हम दोनों को मिलाने के लिए भगवान ने एक देवदूत को भेज दिया। आई लव यू वेरी मच। यह सुनकर सहसा मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने शर्म के कारण चेहरा नहीं उठा पाया। उसने अभी तक छिपा कर रखा हुआ था गुलाब का फूल निकाला और मुझे दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक वह जा चुका था। मैंने उस गुलाब को लाकर बड़े ही प्यार से सहेज कर उसी पत्रिका में रख लिया जो मैंने उसे पढ़ने के लिए दी थी। अगले दिन सवेरे सवेरे ही कार लेकर वह मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ घूमने निकल गई। एक खास हिस्टोरिकल प्लेस पर हम गए। उस जगह पर मैं उसके साथ बहुत खुश थी। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था और अपने बारे में सारी बात बता रहा था। घर में मम्मी पापा और भैया भाभी हैं। भाभी का बिहेव मम्मी पापा के प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए वह ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल ना हो, संस्कारी हो और उसके मम्मी पापा का भी ख्याल रखे। वह हंसमुख, निश्चल हृदय का और बेहद प्यारा इंसान था। बात बात पर खुलकर हंसने की उसकी आदत थी। वह खूब बातें कर रहा था। कभी कभी बात करते करते वो चुप हो जाता और किसी सोच में खोकर शून्य को निहारने लगता। मैं कभी उसकी आंखों की झील में और कभी हंसने मुस्कुराने से पड़ते उसके गालों के डिम्पल्स के भंवर में डूबती उलझती उसकी बातों के सम्मोहन में फंसी अपने इस थोड़ी देर के सुख संसार में खोई हुई थी। सब कुछ मेरे ही मन के अनुसार हो रहा था। दीदी पूरे जोर शोर से मेरी उससे शादी करवाने की कवायद में लगी थी। छुट्टियां खत्म हो गई थी और मैं वापस अपने घर आ गई। अपने सुनहरे जीवन के सपनों में खोई मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि अचानक एक दिन सुबह तड़के दीदी का फ़ोन आ गया। मैंने घबराते हुए रिसीव किया। उधर से दीदी लगातार रोए जा रही थी। किसी तरह से अपने दिल को संभालते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी? तेरा हमसफ़र तुझसे रूठ गया? वह धोखा दे गया तुझे क्या? क्या उसने दूसरी शादी? मैंने अटकते स्वर में पूछा। नहीं, उसे अर्जेंट ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया था। वह आतंकी हमले में शहीद हो गया। फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया और मुझे होश ही नहीं रहा। मेरा पहला प्यार मुझसे रूठ गया। अब मेरा जीवन गर्मियों के तपते मरुस्थल की तरह हो गया था। कोई उत्साह उमंग नहीं रह गई थी। डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उसकी यादों में खोई थी तो मैंने सोचा कि उसके हाथ के दिए गए गुलाब को लाकर देखती हूँ। मैं वह पत्रिका उठाकर लाई। उसमें से गुलाब के फूल को निकाला जो सूख चुका था, पर उसके प्यार की खुशबू अब पत्रिका से होकर मेरे मन में रच बस गई थी। मैं पत्रिका के एक एक पन्ने को पलट पलट कर देखने लगी। इस पत्रिका को उसने पढ़ा होगा, उसने छुआ होगा। अचानक मैं चौंक पड़ी। उस पत्रिका में एक छोटा सा पत्र रखा हुआ था जो शायद रात को मैं जब सो रही थी तब उसने लिखा था, और वह शायद उस पूरी रात भर नहीं सोया था। मैंने आज तक इसे देखा ही नहीं था। यह पत्रिका उसी बैग में पड़ी रह गई थी। अब मैं उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी और हर अक्षर मेरे आंसुओं से धुंधला पड़ रहा था। ओ अजनबी हसीना, इस थोड़ी देर के साथ के बाद शायद हम जीवन में मिले न मिले, पर इस थोड़ी सी ही देर में तुमने मेरे मन में जगह बना ली है और मैं ये पल सोते हुए नहीं गुजार सकता। तुमको देखते हुए गुजारना चाहता हूँ। काश मेरे जीवन में ऐसा समय आ जाए कि मैं तुमको देखता रहूं और देखता देखता ही संसार से रुखसत हो जाऊं। तुम्हारा थोड़ी देर का हम सफ़र। यह जीवन है और समाज है। अपने जीवन पर अपना हक नहीं होता। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी शादी हुई। संपन्न परिवार मिला, चाहने वाला पति मिला और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पर मेरा एक दिल का खूना है
जो मेरा अपना है, उसमें जो एक फांस गड़ी है वह आज भी है। मैं अभी भी अपने बिल्कुल एकांत के क्षणों में उसे याद करती हूँ और मेरे मन में प्यारी सी डिम्पल्स वाली स्माइल का चेहरा उभर आता है। वह मेरे मन से कभी नहीं गया और मरते दम तक भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी सुष्मिता की कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।